हेलो एवरीवन। अभी अपन लोगों का डिस्कस कौन सा टॉपिक चल रहा था? सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? यूनिट सेल पढ़ चुके हैं। अब यूनिट सेल के बारे में क्या डिस्कस करते हैं, देखो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल का। नेक्स्ट टॉपिक मैंने क्या लिखाया था? एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल, ये लिखवाया मैंने। यूनिट सेल का एनालिसिस करना है अपने को। सेकेंड टॉपिक है अपना, यूनिट सेल पढ़ लिया था, याद आ रहा है तुम्हें? बिल्डिंग बताया था मैंने, एक कंप्लीट क्रिस्टल है, उस बिल्डिंग के अंदर जो एक रूम होगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? यूनिट सेल कहलाएगा। तो यूनिट सेल पे जो भी पार्ट एप्लीकेबल होगा वो सारे प्रॉपर्टीज मैं क्रिस्टल में भी अप्लाई कर सकता हूं। क्लियर है? अब देखो ये एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल को मैं और क्या लिख सकता हूं, ये पहले समझना कि यूनिट सेल के एनालिसिस के लिए मैं लिख रहा हूं देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ क्रिस्टल systems are present। ठीक है, कितने क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं? टोटल 7 टाइप्स के, जो अपन पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे जब सबसे लास्ट में मैं यही पढ़ाऊंगा। क्रिस्टल सिस्टम्स कितने टाइप के हैं? तो 7 टाइप्स के। उसमें से मोस्ट प्रिमिटिव होता है कौन सा? क्यूबिक, जो हमारे सिलेबस में, इन विच मोस्ट प्रिमिटिव क्या है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, सबको दिख रहा है? ये एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल बोला मैंने। एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल में अपन क्या करते हैं? यूनिट सेल को रिप्लेस करके क्रिस्टल सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल वाला पार्ट यूनिट सेल में भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने क्या लिखा है कि टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें क्यूबिक होता है मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब क्या है कि तुम्हें इस पे स्टडी करना इजी होगा, तुम्हारे लिए इस पे स्टडी करना इजी होगा, इसलिए 12th के सिलेबस में भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम ही है। क्लियर है? अब देखो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अलावा 7 टाइप्स के और क्या क्या होते हैं तुम्हें जानना होगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। लेकिन ऐसे जान सकते हो कि ऑर्थोरोम्बिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ठीक है, हेक्सागोनल होता है। वो सारे क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं जिसमें अरेंजमेंट होता है एटम्स का। हमारे सिलेबस में क्यूबिक है, तो अपन हमारा मेन टॉपिक क्या होगा? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स है, ये अपना मेन टॉपिक है। अब क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स को मैंने क्या किया? डिवाइड किया। फर्स्ट सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट है सिंपल क्यूबिक। याद है यूनिट सेल में मैं बताया था, क्या बताया था कि यूनिट सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, सिंपल क्यूबिक, और दूसरा क्या था? फेस सेंटर्ड, तीसरा बॉडी सेंटर्ड, और एंड सेंटर्ड भी था। यहां पे क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? सिंपल होते हैं, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, और थर्ड है अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। अब इस बेसिस पे इसका नेम क्या क्या है वो देखो। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? SCC। समझ में आएगा क्या? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, और फेस सेंटर्ड FCC। तो SCC है, BCC है और FCC है। ये अपने पास मुझे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 पार्ट पढ़ना है, और मैं इसे रिप्लेस करके ऐसा भी लिख सकता हूं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को रिप्लेस करके क्या मैं लिख दूं? क्यूबिक यूनिट सेल। तो क्या बोलोगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इस बेसिस पे नेम आया। अब अपन इसके बारे में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का मतलब? क्या होता है? सिंपल का मतलब प्रिमिटिव है, और प्रिमिटिव में क्या आता है? केवल एटम्स कहां पे अरेंज्ड होते हैं? कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होते हैं। कॉर्नर्स पे, क्यूब के कॉर्नर्स पे अगर एटम्स अरेंज्ड होगा, ओनली एंड ओनली कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होगा, तो अपन बोलेंगे सिंपल क्यूबिक। और अगर कॉर्नर्स के अलावा बॉडी सेंटर, मींस तुम जिस रूम में बैठे हो उसका सेंटर है, क्यूब सेंटर बोलते हैं उसे, बॉडी सेंटर बोलते हैं। अगर वो बॉडी सेंटर पे भी है और कॉर्नर्स पे भी है, तो अपन क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? देन नेक्स्ट क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर क्या होगा कि कॉर्नर्स पे तो है ही, साथ में कहां पे है? फेस के सेंटर पे है। तो कॉर्नर्स प्लस फेस सेंटर होगा तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बोलेंगे। तो मैं इसे डायग्राम में थोड़ा बना देता हूं, कैसे होगा। ये है अपना सिंपल क्यूबिक में क्या बोलोगे तुम? एटम्स कहां पे अरेंज होंगे? एटम्स कहां अरेंज होंगे? कॉर्नर्स पे। ये लो कॉर्नर्स पे अरेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट BCC में कहां पे अरेंज होंगे एटम्स? BCC में अरेंज होंगे एटम्स कहां पे? कॉर्नर्स के अलावा और कहां होंगे? कॉर्नर्स के अलावा बताओ क्या होंगे?
कॉर्नर्स पे तो होगा ही, कॉर्नर्स के अलावा बॉडी सेंटर और क्यूब सेंटर पे होंगे। तो ये है बॉडी सेंटर, इसे क्या बोलोगे, बॉडी सेंटर और क्यूब सेंटर। क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब क्या है कि क्यूब में एटम्स कहां पे अरेंज्ड है, कहां पे अरेंज्ड है बताओ? कॉर्नर्स पे तो सब में होगा, साथ में और कहां पे है, फेस के सेंटर पे। तो फेस का सेंटर क्या बोलूंगा मैं, ये वाला फेस सेंटर है। फेस 4 वॉल हो गया, ऊपर नीचे और आगे और पीछे वाला, ठीक है। ये अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। समझ में आया क्या? सबका डेफिनेशन बता सकते हो? इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स एटम्स आर अरेंज्ड एट कॉर्नर्स। In body centered cubic crystal systems, atoms are arranged at corners and body center. In face centered cubic crystal system, atoms are arranged at corners and all the face center. Clear है? In a cube. ये अपना कंप्लीट हो गया क्यूबिक क्रिस्टल। हेलो एवरीवन, देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या क्रिस्टल सिस्टम पढ़ लिया था और अब क्रिस्टल सिस्टम के आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्रिस्टल सिस्टम में अपन लोगों ने 3 टाइप में डिवाइड किया था। कितने टाइप के थे? 3 टाइप। कौन सा है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, सेकंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, थर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। सबको ये पता चल गया? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एटम्स कहां पे अरेंज्ड थे? कॉर्नर्स पे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एटम्स कहां पे अरेंज्ड थे? कहां पे थे? कॉर्नर्स पे थे। साथ में कहां पे था? साथ में कहां था? क्यूब सेंटर और बॉडी सेंटर पे। नेक्स्ट क्या था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इसमें एटम्स कहां पे अरेंज्ड थे बताओ? कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, लेकिन साथ में फेस सेंटर पे भी अरेंज्ड है, ठीक है। अब देखो सिंगल सिंगल करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है अपना सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम करेंगे फर्स्ट। सेकंड कौन सा होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। और थर्ड होगा अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। इसके बारे में एक ओवरव्यू तुम्हें पता है सब क्या क्या है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं इसमें क्या है। देखो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में का मतलब क्या है, एटम्स जो होगा वो कहां अरेंज होगा? कॉर्नर्स पे अरेंज होगा। तो मैंने एक क्यूब बनाया, इसमें अपन एटम्स देखेंगे कहां पे अरेंज्ड हैं। वो एटम्स कैसे अरेंज्ड देखोगे? तुम्हें बताया था मैंने कहां पे एटम्स अरेंज होते हैं सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एटम्स कहां पे अरेंज होते हैं? कॉर्नर्स पे। तो अब ये कैसे अरेंज करना है एटम्स को कॉर्नर पे, तो वो चेक करो। देखो कैसे बता रहा हूं मैं। इस पे एटम्स जो अरेंज होते हैं वो ऐसा अरेंज होता है। ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है क्या? एटम्स जो हर कॉर्नर पे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इस कॉर्नर वाला एटम दूसरे कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। देखो ये इस एटम को मैंने इस एटम के साथ टच करवाया। तो मैं अगर इसे एक और डायग्राम में कन्वर्ट करूं, एक सिंगल फेस पे देख लेते हैं। एक सिंगल फेस पे देखोगे तो कैसा रहेगा? ये एक सिंगल एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम और ये फोर्थ एटम, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? अब तुम इस दोनों इसमें 4 एटम जो फर्स्ट एक वॉल पे जो अरेंज है उसमें देखो, चेक करो क्या लग रहा है तुम्हें, कौन कौन सा टच हो रहा है। मीन्स ये वाला एटम किसे टच कर रहा है? इस एटम को और इस एटम को। ये वाला एटम 2 एटम को टच कर रहा है अपने फेस पे। नेक्स्ट अब सोचो इसके आगे एक और फेस होगा, उस फेस पे भी सोचो कि एटम्स को टच कर रहा होगा वो। यहां पे मैं एक एटम रखूं, यहां पे भी एक एटम रखूं, यहां पे रखूं, यहां पे रखूं। मीन्स इसके इस 4 एटम के ऊपर एक और 4 एटम है, ठीक है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या? वो भी टच हो रहा होगा। यानी ऐसा बोलो कि मैं अगर आगे और एक मैंने क्यूब बना लिया, इस साइड एक और क्यूब है, उस क्यूब का भी ये वाला एटम टच हो रहा होगा और ऐसा ये वाला एटम भी टच हो रहा होगा, ठीक है। अब बताओ एक सिंगल एटम के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ये ऊपर भी टच हो रहा होगा ऐसा ही, ठीक है। अब इस एटम को बस देखो तुम, इस एटम को देखने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है, कितने एटम को वो टच कर रहा है? बताओ कितने एटम को टच कर रहा है? ये वाला ऊपर वाला एटम, दूसरा वाला एटम, ये थर्ड, ये फोर्थ,
4 एटम को टच कर रहा है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग बोलूं तो अगर ये एक एटम है, सिंगल एटम है, तो ये इस वाले एटम को, ऊपर वाले एटम को, इस वाले एटम को और ये वाला एटम टच हो रहा है, 4 एटम। लेकिन ये प्लस माइनस एक्स हो गया, प्लस माइनस वाई हो गया, ऑब्वियस है ये आगे जो होगा और पीछे जो होगा, तो कितने एटम को टच करेगा? 6 एटम को टच कर रहा होगा। बताओ 6 एटम को टच कर रहा होगा, ये क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या? 6 एटम को कैसे टच कर रहा है ये क्लियर है? बताओ कि तो ऐसा, अब मैं यहाँ पे 3D वाला पार्ट बना नहीं सकता हूं, तुम्हें समझना होगा। यहाँ पे भी एक एटम है, इस कॉर्नर पे भी एटम है, ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये वाला एटम है, ये वाला एटम है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे भी एटम है, इस कॉर्नर पे भी एटम है, ठीक है? तो मैंने हर कॉर्नर पे एटम्स अरेंज करके रखा है, जो मैं यहाँ पे डायग्राम में तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अपना डायग्राम इतना 3D में 2D बोर्ड है और 3D में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना, एक इमेजिनेशन आ रहा है कि नहीं? सबको, सब बच्चों को आ रहा है इमेजिनेशन कि कैसे हो रहा होगा, एटम्स कैसे अरेंज्ड है सिंपल क्यूबिक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैंने ये एक लिया, एज लिया, इस एज को लिया, इस एज पे और ये वाला एज पे, अगर यहाँ पे एटम अरेंज है, ये एटम अरेंज है, तो ये सिंगल इस एटम को भी टच कर रहा होगा, इस एटम को भी टच कर रहा होगा, ये वाला एटम 4 एटम को टच कर रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या? इस वाले सेंटर पे अगर मैंने एटम रखा तो इधर 1 2 3 4 एटम, एक आगे 5, पीछे 6, ठीक है? तो टोटल एटम कितने टच कर रहा है? 6। अब तुम बोलोगे सर ये आप 6 एटम क्यों बता रहे हो, ये टच करने वाला पार्ट? तो ये क्या होता है, ये इसे बोलते हैं अपन किसी भी आयोनिक कंपाउंड में, आयोनिक सॉलिड में, आयोनिक कंपाउंड नहीं बोलूंगा मैं, आयोनिक सॉलिड है जैसे NaCl, तो कैसे भी टाइप के आयोनिक सॉलिड होंगे उसमें इसे अपन जो बोलते हैं कि एक एटम जितने एटम को टच कर रहा है वो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मींस वो उस आयोनिक सॉलिड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अपने पास क्या है, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तुमसे पूछेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, एक न्यू टर्म आया तुम्हारे लिए कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? तो तुम क्या है बताओगे कि इस कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि एक किसी भी आयोनिक सॉलिड में एक सिंगल एटम जितने नेबर एटम को टच करेंगे या जितने नेबर एटम के साथ अटैच होंगे, डायरेक्टली अटैच होंगे, उसे उस कंपाउंड का या उस आयोनिक सॉलिड का मैं कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करूंगा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास जब लास्ट चैप्टर तुम 12th का पढ़ोगे, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे क्या होता है, जैसे अपने एक कंपाउंड लिया मैंने FeCN का होल 6, ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, SO4 2- ऐसा कुछ है, ठीक है, SO4। तो इसमें क्या पूछते हैं कि बताओ इसमें सेंट्रल मेटल एटम, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आगे पढ़ेंगे अपन लोग, डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जितने एटम इससे डायरेक्टली अटैच है, ग्रुप अटैच है, CN कितने अटैच है? 6 डायरेक्टली, इसे लाइगेंड बोलते हैं, ये जो है CN लाइगेंड है, तो यहाँ पे टोटल 6 लाइगेंड अटैच है, इसीलिए यहाँ FeCN6 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 6। क्लियर है सबको? बताओ सबको समझ में आया? तो यहां पर तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का था, लेकिन अपने लिए अभी क्या है, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आयोनिक सॉलिड जो है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। आयोनिक सॉलिड में फर्स्ट टाइप का जो क्रिस्टल होगा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे आंसर? कोऑर्डिनेशन नंबर सर 6 होगा। क्लियर है सबको? अब अपन एक और टर्म पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के अलावा। मैं ये यहां पे कॉलम बनवाऊंगा तुम्हें। फर्स्ट कॉलम होगा अपना, क्या कॉलम होगा फर्स्ट वाला? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल? SCC में ये तुम्हें BCC है ये और FCC है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये बताना है अपने को, ठीक है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब मैंने क्या बोला, एक सिंगल एटम जितने एटम को टच करता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो SCC में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर आए हैं? 6। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी मैं एक्सप्लेन आगे करूंगा। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है? तो अपना फर्स्ट जो मैंने बोला था रट्टा मारने वाला पार्ट होगा, यहां तुम समझ लोगे वो पार्ट, लेकिन मैं तुम्हें बोल रहा हूं एट द एंड तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा SCC के, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चंस फास्ट सॉल्व करने होंगे ना। तो SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 8। FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 12। क्लियर है सबको? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? एक सिंगल एटम किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में, एक सिंगल एटम या सेंट्रल एटम जितने पेरिफेरल एटम को टच कर रहा हो, मींस जितने नेबर एटम से अटैच हो,
एक सिंगल एटम और सेंट्रल एटम जितने नेबर एटम से अटैच होते हैं उस एटम का वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया तुम्हें कि एक सेंट्रल एटम क्या था, कितने एटम्स को टच कर रहा होगा, डायरेक्टली जो टच करे उसके अकॉर्डिंग है, तो डायरेक्टली जो अटैच होगा उसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे। तो एससीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ 6, ठीक है। बीसीसी में क्या होगा 8, एफसीसी में क्या होगा 12। मैं दोनों एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले एससीसी के बारे में और एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है सबको? अब अपने पास एससीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, एक क्वेश्चन और आता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोला मैंने? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब ये समझते हैं पहले क्या होता है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं, सॉरी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एससीसी में? एससीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? एक यूनिट सेल के अंदर, एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या, पहले ये समझना है। तो मैंने क्या बोला, एक यूनिट सेल कंसिडर करो एससीसी में, और उस यूनिट सेल के अंदर बताओ कितने एटम्स हैं। तो किसी के पास क्या आंसर आएगा? सर आपने बोला कि एससीसी में 8 एटम्स अरेंज होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं, तो एससीसी में यूनिट सेल का इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इसके पास क्या होंगे? 8 होगा। बताओ ये सही हो सकता है क्या? कोई भी दिमाग लगाओ। क्या बोला मैंने कि तुमने खुद, सर ने बताया क्या, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मुझे आइडेंटिफाई करना है, और मैंने, सर ने क्या बोला, एससीसी में जो क्यूब पे कॉर्नर्स पे कहां अरेंज होते हैं, एटम्स कहां अरेंज होते हैं? कॉर्नर्स पे अरेंज होते हैं, और कॉर्नर्स पे हर कॉर्नर्स पे है, और अपने पास टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 है। तो बताओ आंसर 8 होना चाहिए, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे सोचना क्या होगा? अब सोचो कि यहाँ पे रॉन्ग क्यों हो गया, उसे भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुम सोचो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का मतलब सर ने क्या बोला कि एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर, ऐसा बिल्डिंग मत सोचो, तुम सोचो कि तुम्हारे रूम में कितने एटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कितने कर रहे हैं। मींस क्या हुआ कि तुम्हारे रूम में जो अगर एक कॉर्नर जो होगा उसमें एटम ऐसे अरेंज है ना, एक एटम, उसमें से ये वाला पार्ट ही तो भाई इस रूम के अंदर है। तुम अपने रूम के अंदर देखो ना कितने एटम है, पूरा कंप्लीट एटम तो इस रूम के अंदर नहीं है ना, मैं ये बोल रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? बताओ, कंप्लीट एटम तो नहीं है उस रूम के अंदर। अगर कंप्लीट एटम नहीं है, अगर कंप्लीट एक सिंगल एटम नहीं है, तो इसका मतलब ये इतना ही पार्ट है ना इस एटम का, इतना पार्ट ही है ना एटम का इस रूम के अंदर। मैं बोलूंगा इस क्यूब के अंदर, एससीसी के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, या एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर जितना एटम होता है वो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होता है। तो ऐसा ही सोचो कि हर कॉर्नर पे ये वाला पार्ट ऐसा होगा, ऐसे एटम्स अरेंज होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? इसका जितना पार्ट होगा, तो यानी एक एटम तो कंप्लीट इसके अंदर नहीं है, और अगर सिंगल एक एटम पूरा नहीं अंदर है, तो पहले ये देखना होगा ना, एक यूनिट सेल के अंदर एक सिंगल एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। मींस कितना कंट्रीब्यूशन, पर ये क्या है, हाफ है, 1/4 है, वह हाफ है, 1/4 है, 1/8 है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अपन को पहले सोचना होगा। हाँ बताओ, कंट्रीब्यूशन कोई भी बच्चे फाइंड आउट कर पा रहे हैं? इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, ये फाइंड आउट कर पा रहे हो? बताओ इसके लिए क्या होना चाहिए कंट्रीब्यूशन। तो अपने को कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक पार्ट में तुम्हें फिर से समझा रहा हूं, समझना कि अगर मैंने एक क्यूब के अंदर, ये समझने वाला पार्ट है, मैं डायरेक्टली लिखवा करके तुम्हें याद भी करवा सकता हूं। मैंने क्या कर रहा हूं, मुझे एक समझाना है कि ये वाला पार्ट कैसे, कितना, एक रूम के अंदर इस एटम का कितना पार्ट है, कितना पार्ट है। मीन्स हाफ है, 1/4 है, 1/8 है, 1/16 है, या 1/3 है, या 1/6 पार्ट है, वो देखना है। तो तुम्हें किसी को, बच्चों, बहुत सारे बच्चों को क्या लग रहा होगा, ये सर तो 1/3 दिख रहा है मेरे को, लेकिन 1/3 नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है वो अपन देखते हैं पहले। तो 1/3 नहीं है, पहली बात तो ये आ रहा है क्योंकि 3D के अकॉर्डिंग सोचना है, तुम 2D के अकॉर्डिंग सोच रहे हो तो तुम्हारा 1/3 आएगा। 1/3 पार्ट जो है ना इस एटम का, 1/3 पार्ट वो क्या है, इस क्यूब के अंदर है, तुम्हारे अकॉर्डिंग आ रहा होगा क्योंकि तुमने क्या किया, 2D ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग फाइंड आउट किया। अब ये सोचो कि पहले ये सर्कुलर नहीं है, ये स्फेरिकल है। अगर स्फेरिकल है तो तुम क्या करो, इस एटम को ना हर तरफ से कवर करने का ट्राई करो।
मींस क्यूब, ऊपर नीचे क्यूब रख के ना तुम उसे कवर करने का ट्राई करो कि कवर कैसे कर सकते हो। तो मैंने कवर करने के लिए क्या किया, ऊपर एक और क्यूब रख दिया। अब मैं क्यूब के लिए ऐसा बना सकता हूं, एक क्यूब रख दिया, फिर मैंने इस साइड से दिख रहा था मेरे को, तो मैंने एक और क्यूब रख दिया इस साइड, फिर मुझे इस साइड से दिख रहा था, एक और क्यूब रख दिया। अब तुम बोलो 4 क्यूब से कवर हो गया क्या ये? नहीं, नहीं हुआ कवर। क्यों नहीं कवर हुआ? क्योंकि पीछे से मुझे, जब मैं इसे पीछे से देखूंगा ना तो मुझे ये दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं क्या करूंगा, इस 4 क्यूब के जस्ट पीछे 4 क्यूब और रखूंगा, तो मेरा ये सेंटर पे ये आ जाएगा, तुम्हें किसी भी साइड से नहीं दिखेगा वो एटम। समझ में आ रहा है क्या? यानी वो एक सिंगल एटम आगे से 4 क्यूब कवर करके रखा है, पीछे से 4 क्यूब कवर करके रखा है, तो उस बेसिस पे वो सेंटर पे आ जाएगा। क्लियर है सबको? सेंटर पे आएगा, तो वो मुझे सोचना है एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये जो है कि तुम्हें क्या एग्जाम में आता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन एससीसी में एक सिंगल एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सिंगल एटम का एससीसी में या किसी भी सिंगल यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो सिंगल एटम का कंट्रीब्यूशन कॉर्नर्स पे था ना, तो कॉर्नर्स के अकॉर्डिंग सोचना है कि अगर कॉर्नर पे एटम होगा तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर फेस सेंटर पे होगा तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा। अगर तुम्हें मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं, तुम थोड़ा सा और क्लियर आ सकता है। मैंने बोला ये फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर का मतलब क्या हुआ, फेस सेंटर का मतलब बच्चों क्या हुआ, यहां पर है। ठीक है, एक एटम फेस के सेंटर पे है, मैंने इस साइड का फेस ले लिया और इस साइड के फेस के सेंटर पे रख दिया एटम। अब तुम उसे कवर करना चाहोगे तो ऊपर रखोगे क्या? एक रूम ऊपर से बना दिया तो भी तो दिखेगा ही नहीं इधर से, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। यानी तुम्हें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस क्या लगाना होगा कि मैंने अगर यहां पे रूम रख दिया, एक रूम बना दिया, तो मेरा ये एटम नहीं दिखेगा। समझ में आया? यानी कि इससे क्या समझ में आया कि मेरा ये जो सिंगल एटम है ना, ये 2 रूम में डिवाइड है। ठीक है, मैंने सोचा कि ये देखो वॉल जिसपे तुम्हारा बोर्ड है ना, ये एक एटम रखो, एक एटम से ऐसा रख दो तो इसका हाफ पार्ट इस रूम में आ जाएगा, मेरे रूम में जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, और हाफ पार्ट दूसरे बाजू वाले रूम में आ जाएगा, जस्ट इसके पीछे वाले रूम में। इसका मतलब हाफ पार्ट ही होगा ना, तो एक यूनिट सेल के अंदर, इस रूम के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फेस सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/2। वैसे ही सोचो कि ये एक सिंगल एटम ऐसे ऐसे 8 क्यूब में डिवाइड है, 8 क्यूब है उसके पास, डिवाइड है। समझ में आ रहा है? कॉर्नर पे, जब ये कॉर्नर पे रहेगा तो कितने क्यूब में डिवाइड होगा, 1 2 3 4, पीछे में 4, तो टोटल 8 क्यूब पे डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर 8 क्यूब में डिवाइड है तो उस बेसिस पे तुम क्या बोलोगे, एक सिंगल यूनिट सेल का के अंदर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। क्या बोला मैंने? एक सिंगल यूनिट सेल के अंदर कॉर्नर पे जो एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो तुम क्या बोलोगे, 1, 1/2, 1/4, 1/8। आंसर क्या होना चाहिए सर? 1/8। सर बताओ, फेस सेंटर पे अगर एटम हो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/2। अगर कॉर्नर्स पे एटम हो उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8। फेस सेंटर पे होता 1/2। समझ में आ रहा है क्या? हाफ हाफ डिवाइड होगा फेस सेंटर वाला, लेकिन कॉर्नर वाला एटम कितना डिवाइड होगा, 1/8 पार्ट डिवाइड होगा। किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अगर नहीं समझाया, तुम्हें समझ में नहीं आया, तो एट द एंड तुम्हें याद रखना होगा कि कॉर्नर्स वाले एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8 होता है। फेस सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/2 होता है। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब इस बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे, एक आंसर फाइंड आउट करेंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं। तो वो देखो क्या होता है, क्या है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का मतलब। ये देखो क्या लिखूंगा मैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स का मतलब, पहले बताओ कॉर्नर्स पे का कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स एटम इज 1/8। क्या होता है, एक सिंगल एटम का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1/8। अब बताओ, हर कॉर्नर पे एटम अरेंज्ड है ना, एससीसी में एटम्स कहां पे अरेंज्ड है, तो हर कॉर्नर पे एटम अरेंज्ड है, और एक सिंगल कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल, ऐसा लिख देता हूं, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल कॉर्नर एटम, सही रहेगा। तो सिंगल कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, 1/8। अपने पास टोटल कितने एटम है, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं, टोटल कॉर्नर्स हैं जहां पे एटम्स अरेंज्ड है वो 8 है। तो टोटल कॉर्नर से 8 है और एक सिंगल कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, मींस 1/8 पार्ट, जो एटम का 1/8 पार्ट है वो अंदर है, इस रूम के अंदर है। तो ऐसे 8 पार्ट है ना, 8 कॉर्नर है, उसका भी 1/8 पार्ट होगा, दूसरे कॉर्नर वाले एटम का भी 1/8 पार्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्यूब अगर मैं बनाऊंगा तो इस क्यूब में क्या बोलोगे तुम,
इस क्यूब में क्या बोलोगे, ये 1/8 पार्ट इस रूम के अंदर है, क्यूब के अंदर है। दूसरा इसका भी 1/8 पार्ट क्यूब के अंदर है। तीसरा वाला इसका भी अंदर है, क्यूब के अंदर। तो ऐसे हर कॉर्नर वाले एटम का अंदर है ना। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बताओ तो क्या किससे डिवाइड करोगे? तो एक एटम, सॉरी, इस यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को जेड से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को जेड से डिनोट करते हैं। तो क्या आना चाहिए अपने आंसर? तो क्योंकि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 होता है। और सर कितने टोटल कॉर्नर्स हैं? अपने पास 8 कॉर्नर्स हैं। इस बेसिस पे मैं क्या बोलूंगा कि अपने पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? टोटल, पहले कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन लिया और टोटल नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा? आंसर 1। यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में आज से याद रखना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 1। समझ में आया क्या? 1/8 से एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8। टोटल कितने एटम है? 8 एटम्स है जो कॉर्नर्स पे अरेंज्ड है। तो टोटल 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 1। तो एससीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 आता है। ये लिख लो पहले, ठीक है? ये लिखा सबने? पहले मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर दिया और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिफाइन कर दिए। ये 2 पॉइंट अपने को डिस्कस करना था, एससीसी में और बीसीसी में भी डिस्कस करना है और एफसीसी में भी डिस्कस करना है। तो अपन बीसीसी में डिसाइड करेंगे आगे। ये पहले लिख लो। रब कर दूं मैं इसे? नेक्स्ट, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, बताइए क्या? देखो, डायरेक्टली मैं यहां पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स लिखूंगा 1/8 इंटू 8, आंसर 1। तो z इज इक्वल टू 1 क्या आएगा किसमें? इन z इज इक्वल टू 1 किसमें आएगा? एससीसी में। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा कि सर बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे 8 आया? आपने बोला बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, वो कैसे आया? तो वो देखते हैं। देखो बीसीसी में क्या होता है, पहले ये चेक कर लो, एटम्स अरेंज्ड कैसे होते हैं। यहां पर प्रॉब्लम ये है कि बीसीसी में कॉर्नर्स पे तो एटम है ही, कॉर्नर्स पे तो एटम है ही, साथ में कहां पर है? बॉडी सेंटर, यानी रूम के सेंटर पे। यानी मैं यहां पे बोलूं एक एटम है। समझ में आ रहा है क्या? अब थोड़ा सा मैं तुम्हें 2D में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन 3D वाला पार्ट है। कॉर्नर्स पे एटम है। देखो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बोल रहा हूं वो समझना। बीसीसी का हर कॉर्नर वाला एटम अपने क्यूब सेंटर वाले एटम को टच करता है। ठीक है? क्या बोला मैंने? बीसीसी में हर कॉर्नर वाला एटम क्यूब सेंटर वाले एटम को टच करता है। यानी सोचो एक कॉर्नर पे एटम है तो वो सेंटर पे जो एटम है उसे टच करेगा, लेकिन दूसरे अपने कॉर्नर वाले एटम को टच नहीं कर रहा है। याद करो एससीसी में ऐसा हुआ था क्या? एससीसी में 2 कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच कर रहे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैंने बताया था वहां पे। लेकिन यहां पर कॉर्नर एटम सामने वाले कॉर्नर एटम को टच नहीं करता है, मींस एक दूसरे से अटैच नहीं होता है। इन दोनों के बीच में सेपरेशन है, कुछ डिस्टेंस आर होगा। क्लियर है सबको? लेकिन अगर मैं डायग्राम बनाऊं, उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूं, तो सोचो कि ये ऐसा है। यहां पर है एक एटम जो क्यूब सेंटर एटम है, क्यूब सेंटर एटम है ऐसा। ठीक है? 3D में मुझे एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे ही कर सकता हूं। बच्चों समझ में आ रहे हैं? क्लियर है सबको? बताओ। ये ऐसा, लेकिन ये दोनों एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो ऐसे 8 कॉर्नर्स जो एटम है ना, 8 कॉर्नर वाले एटम, वो सारे क्यूब सेंटर वाले एटम को टच कर रहे होंगे, लेकिन 2 कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो तुम बताओ इसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना बहुत इजी होगा, क्योंकि यहां पर जो सेंट्रल एटम है क्यूब सेंटर पे जो सेंट्रल एटम है वो कितने एटम को टच कर रहा है? टोटल 8 कॉर्नर्स के एटम को टच कर रहा है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया बच्चों? बोलो 8। क्लियर है सबको? क्यूब सेंटर वाला एटम किसको टच कर रहा है? कॉर्नर्स वाले एटम को टच कर रहा है, इसलिए क्या बोलोगे तुम? कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8। अब तुम्हें इनका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिसाइड करना है। अभी बोलो कि बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स डिसाइड करना है। अब बताओ इसके अंदर एक यूनिट सेल के अंदर, इस यूनिट सेल के अंदर, इस क्यूब के अंदर कितने एटम लग रहे हैं तुम्हें इफेक्टिव? तो तुम बोलोगे सर कॉर्नर का तो कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, अपने पास टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 8 है, तो 1/8 इंटू 8 क्या आ जाएगा? 1। ये तो एससीसी में भी था, लेकिन एक्स्ट्रा क्या डिफरेंस आया? कि यहाँ पे सेंटर पे भी एटम जो है उस एटम को भी लेना है। अब तुम बोलो तुम्हारे रूम के अंदर अगर मैं एक सेंटर पे पूरा कंप्लीट एटम रख दूं तो वो कंप्लीट 1 एटम होगा ना,
और अपना कॉर्नर्स पे एटम है, तो रूम के अंदर एक एटम तो बीच में पूरा है, उसका कंप्लीट पार्ट है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि सर बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी के मन में डाउट आएगा। जैसे आपने बोला सर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, वैसे ही बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो आंसर क्या होगा 1। समझ में आया क्या? क्योंकि बॉडी सेंटर कंप्लीट उस यूनिट सेल के अंदर है, कंप्लीट पार्ट उसका अंदर है। क्लियर है सबको? तुम्हें मैं बोल रहा हूं ये कि जब भी तुम ये पढ़ोगे, मेरा वीडियो देखोगे, साथ में तुम अपना एनसीईआरटी या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाला बुक रखो जो अभी नया वाला आया है, उसके साथ में देखना, डायग्राम देखना। वहां पे डायग्राम जो है ना, वो मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा इनकम्प्लीट बता पा रहा हूँ, क्योंकि वो डायग्राम मैं नहीं बना पा रहा हूँ। क्लियर है? तो डायग्राम को तुम वहां से रिलेट कर सकते हो। तुम्हें गारंटी दे रहा हूं सब कुछ समझ में आएगा, जो भी तुम सेंटेंस पढ़ोगे सब समझ में आएगा। बस डायग्राम देखना, वहां से मैच करना, जो मैं बोल रहा हूं ना वो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है। ठीक है? तो याद है, ये देखो बहुत सारी बुक में लिखा रहता है ये क्या, कि एससीसी में जो कॉर्नर वाले एटम है एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन बीसीसी में क्या डिफरेंस है, ये कॉर्नर वाला एटम दूसरे कॉर्नर वाले एटम को टच नहीं करता है, लेकिन क्यूब सेंटर वाला एटम सारे कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। क्लियर है? तो इस बेसिस पे इनका कंट्रीब्यूशन क्या आया 1, और 1/8 अपने पास इस कॉर्नर का होता है। तो मैं लिखूंगा पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर बीसी एटम, बॉडी सेंटर एटम। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर क्या आएगा 1/8 इंटू टोटल कॉर्नर 8 है, प्लस बॉडी सेंटर कंप्लीट 1 एटम है, तो 1/8 इंटू 8 1 हो गया, प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या होगा इसका, Z क्या आया 2। ठीक है? तो अभी तक क्या पढ़ लिया अपन लोग? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने थे 1। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था बच्चों बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 6। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 8। उनका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या है 2। ठीक है? 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन एफसीसी में, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और मैं तुम्हें इसके बाद न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, उसमें काम आएगा ये वाला पार्ट पूरा। थर्ड पार्ट है अपना फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। फेस सेंटर पे सर कैसे आया, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आएगा कि यहाँ पे एक्सप्लेन करना मुझे समझना तुम्हें थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा तुम्हें समझाने का पूरा। मैंने यहाँ पे एक फेस लिया है, ठीक है? तुम्हें एक फेस लिया है, वहां पे ही समझते हैं। समझना, यहां पर क्या है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये तीसरा एटम है, ये चौथा एटम है। ठीक है? कॉर्नर वाले एटम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे भी देखो कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं क्या? बताओ, कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन फेस पे भी है, एक फेस सेंटर एटम है, यहां एक फेस सेंटर एटम है। सॉरी, ये वाला टच नहीं किया। ये है कंप्लीट तुम्हारा फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल में एटम्स का अरेंजमेंट ऐसा कुछ होता है। समझ में आ रहा है क्या कैसा होता है कि फेस पे मैंने 4 कॉर्नर वाले एटम रखे और 4 कॉर्नर के साथ एक फेस सेंटर वाला एटम भी होगा। अब ये जो फेस सेंटर वाले एटम होते हैं ना, वो अपने चारों कॉर्नर वाले एटम को टच करते हैं। साथ में उनके साथ सोचो कि अगर मैं ये फेस है, बोर्ड सोच लो फेस है, और बोर्ड का सेंटर क्या है, ये फेस सेंटर वाला एटम है। तो मैं फेस सेंटर वाला एटम है, ऐसा सोच लो कि मेरा जो फेस है वो फेस सेंटर वाला एटम है। तो मेरा फेस क्या कर रहा है, इस साइड वाले कॉर्नर को टच कर रहा है, इस साइड वाले कॉर्नर को टच कर रहा है, और नीचे 2 कॉर्नर है उन दोनों को टच कर रहा है। टोटल 4 एटम को टच कर रहा है साथ में। अब बोलो कि ये मेरा क्या होगा, रूफ होगा। क्लियर है? अगर रूफ पे भी देखो, ऐसा सोचो कि यहां पे भी रूफ पे क्या आएगा, रूफ पे भी एक एटम आएगा फेस सेंटर वाला। तो मैं फेस सेंटर वाला एटम हूं, मैं रूफ वाले फेस सेंटर वाले एटम को टच करूंगा। साथ में इस साइड जो वॉल होगा और इस साइड भी वॉल होगा, तो इस वॉल पे भी फेस सेंटर वाला एटम होगा, उसे भी मैं टच करूंगा। साथ में इस साइड जो वॉल होगा उसे भी टच करूंगा। तो टोटल, और नीचे वाला जो वॉल, नीचे वाला जो क्या है फ्लोर, तो फ्लोर वाले जो फेस सेंटर वाले एटम होंगे उसे भी टच करूंगा। अभी समझ में आ रहा है कुछ? फिर से बोल रहा हूं मैं, देखो समझो एक मिनट। क्या बोला मैंने, मैं फेस सेंटर एटम हूं, मैं अपने 4 को, इसे ये मैं हूं, ठीक है? तो मेरा 4 कॉर्नर, ऊपर 2 कॉर्नर है, ऊपर 2 कॉर्नर है, यहां पे देखना है, इससे रिलेट करना, और नीचे 2 कॉर्नर है। 4 एटम को टच कर रहा हूं मैं। साथ में ऊपर ये क्या है, रूफ है, रूफ पे भी एक फेस सेंटर वाला एटम है, तो मैं इसे भी टच कर रहा हूं। यहां भी वॉल है, यहां भी एक फेस सेंटर एटम है, वो मैं इसे भी टच कर रहा हूं। समझो यहां पे वॉल है, वो इसे भी टच कर रहा है।
इस साइड वॉल है, इसे भी टच कर रहा है, ऊपर वॉल है, उसे ऊपर वाले फेस सेंटर एटम को भी टच कर रहा है, नीचे वॉल, नीचे फ्लोर है, उस फेस सेंटर वाले एटम को भी टच कर रहा है। यानी 4 इस साइड हो गए, 2 कितने हो गए टोटल? 4 हो गए ना। ऊपर नीचे इस साइड राइट लेफ्ट वाले ऊपर नीचे वाले कौन से एटम को टच कर रहा है? कॉर्नर वगैरह नहीं, वहां जो फेस सेंटर वाला एटम होगा उसे टच करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो मैं इसे एक डायग्राम और थोड़ा सा और क्लियर क्या कर सकता हूं कि सोचो कि ये इसका मैंने फेस सेंटर बनाया, तो यहां पर जो एटम होगा उस एटम को टच कर रहा होगा। ऐसा सोचो कि ये वाला फेस सेंटर वाला एटम को टच कर रहा होगा। तो अभी टोटल कितने एटम को टच कर रहा है? यहाँ फेस सेंटर वाला एटम कितने एटम को टच कर रहा है? 4 हो गया, 4 अपने में ऊपर नीचे, और ये राइट लेफ्ट टॉप बॉटम, ठीक है, रूफ और फ्लोर, 8 हो गया ना। सोचो कि ऐसा 4 8 पीछे भी तो होगा उस एटम का। मैंने मेरा जो फेस सेंटर एटम है, दूसरा जो रूम होगा उसके रूम पे भी फेस सेंटर वाले एटम को टच कर रहा होगा। तो इस बेसिस पे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। समझ में आया क्या सबको? क्लियर है सबको? बताओ, ये बताओ। अगर क्लियर है तो तुम ठीक है, अच्छी बात है। नहीं है क्लियर तो तुम वो पूछना, फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो बना करके। फेस सेंटर वाले एटम को फिर से एक्सप्लेन करूंगा कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर आया। और ट्राई करना कि तुम इमेजिनेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब तक तुम इमेजिन नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हारा यहाँ पे तो ठीक है, रट्टा मारने वाला पार्ट हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास अगर कोई क्वेश्चंस आ गए, जैसे नीट में क्वेश्चन आ गया, वहां पे क्या बोलेंगे कि ये वाला एटम यहाँ पे अरेंज्ड है, कुछ अलग टाइप के बना के देते हैं, वो न्यू टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। एट द एंड 12th के लिए, अगर मैं 12th के लिए बुक के अकॉर्डिंग चलूं तो यहां तक अपना कंप्लीट है। जिसे याद नहीं, समझ में भी नहीं आया तो भी चलेगा, बस अपने को नंबर याद रखना है 6 8 12, ठीक है। अब अपने को लास्ट क्या पार्ट करना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर तो आ गया, साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर के अलावा और क्या देखना है, इनका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, वो चेक करते हैं। Z इज इक्वल टू, कॉर्नर्स पे तो एटम है ही, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है 1/8 × 8। सर कॉर्नर पे तो फेस सेंटर पे भी एटम है, सॉरी FCC में कॉर्नर्स पे भी तो एटम है, वो तो है, लेकिन इसके अलावा कहां पे है? फेस के सेंटर पे। और मैंने क्या बोला था, फेस के सेंटर पे जब भी एटम होगा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? हाफ पार्ट दूसरे रूम में, और मेरे रूम में क्या हाफ पार्ट, तो 1/2। मेरे रूम में तो 1/2 ही है ना, तो 1/2 कॉन्ट्रीब्यूशन। ऐसे कितने फेस सेंटर वाले एटम है, तो जितने फेसेस होते हैं, तो क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं? मैंने पहले ही सिखाया था फर्स्ट लेक्चर में, 1 2 3 4, आगे वाला पीछे वाला फेस, 6 फेसेस होते हैं, और 6 फेसेस का हाफ कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एक फेस का हाफ है, तो टोटल 6 फेस का क्या होगा? तो क्या करोगे, हाफ एक फेस का इंटू 6, क्या आएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। आंसर क्या आया? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4। ये क्या था? फेस सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन, और ये क्या है? कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन। ये लिख लेना, बस इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, इसे तुम्हें सबको याद हुआ, क्लियर हुआ सबको कैसे मैं लेकर आया? इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है, उसे समरी कैसे करूं मैं। SCC देखना, SCC BCC FCC। SCC क्या क्या याद रखना, 2 ही पॉइंट मैंने सिखाया अभी। क्या क्या? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स सर ने सिखाया, कोऑर्डिनेशन नंबर सिखाया। कोऑर्डिनेशन नंबर रट लो 6 8 12, 6 8 12, ठीक है। और मैं इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? देखो, SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, S फॉर सिंपल, S फॉर सिंगल, सिंगल का मतलब 1। समझ में आ रहा है क्या? S फॉर सिंपल, S फॉर सिंगल, सिंगल का मतलब 1। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, BCC, B फॉर बाई का मतलब क्या होता है? 2, 2 ना, 2। B सेकेंड लेटर भी आता है, और B 2 हुआ, सेकेंड लेटर मतलब 2, इसके पास इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 2 होंगे। देन FCC का F फॉर 4, और नंबर ऑफ एटम्स 4, ठीक है। समझ में आया क्या? क्लियर है सबको? ऐसे याद रख सकते हो इस फॉर्म में, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ठीक है। ओके।